हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल का एक लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें जो पार्ट थर्ड है उसमें हमने बात की थी पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दे हैव कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो वेस्ट किए गए हैं इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है या जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस होते हैं, ऑल द डिसीजंस आर बीइंग टेकन ऑन बिहाफ ऑफ और इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे बात यह है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सारे जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, या इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं बट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो ये भी है दैट प्रेसिडेंट जो है he appoints the leader of the majority as a PM, and apart from that प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ये प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। हालांकि यहाँ पे बात ये भी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे रिमेन इन पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और हालांकि बट ये है कि जो इन प्रैक्टिस असल में बात ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दे रिमेन in power as long as they enjoy the support of the majority in Lok Sabha. So that means that president cannot dismiss the council of ministers at his own discretion, otherwise that will trigger the constitutional crisis. But yes, in general on paper the council of ministers remain in power during the pleasure of the president. Apart from that ये जो president है he has also the executive power like to appoint the governor of the state, और इसके साथ साथ वो जो judges of the Supreme Court है are being appointed by the president. Along with that जो high courts के judges है वो भी president ही appoint करता है but on the aid and advice of the Chief Justice of India. एंड इसके साथ साथ कुछ और भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, जैसे जो अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड जो ऑडिटर जनरल जो है वो भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है इलेक्शन ऑफिसर जो है वो भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और जैसे जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है या बाकी मेंबर जो है वो भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। या अगर कोई एम्बेसडर जो है अपॉइंट करना होगा या हाई कमिश्नर अपॉइंट करना होगा किसी और कंट्री के लिए तो वो भी किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे ये है कि ये जितने भी ऑफिसर्स है या जिनकी भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे होती है बाय द प्रेसिडेंट दे वर्क और दे रिमेन इन पावर और दे रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउएवर ये जो प्रेसिडेंट है ये इन ऑफिसर्स को या इन जो ये अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हो जाती है बाय द प्रेसिडेंट ये इनको अपने डिस्क्रिप्शन के बेस पे जो है वो रिमूव नहीं कर सकते हैं या डिसमिस नहीं कर सकते, बट दे कैन ओनली दो दे वर्क ड्यूरिंग द और दे रिमेन इन पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट इनको डिसमिस तभी कर सकता है इफ it is suggested or it is advised by only by the council of the ministers। तो वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं वहाँ पे सर्विस से या पावर से।
जो दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, जो दूसरा पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, वो मिलिट्री पावर है। जैसे हमने कल बात की थी, जो प्रेसिडेंट है वो ना सिर्फ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है या ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, अलॉन्ग विद दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर भी है कि वो बीइंग द चीफ डिफेंस सुप्रीम डिफेंस कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस, वो उनके पास पावर है टू अपॉइंट द चीफ्स ऑफ नेवी, आर्मी और एयर। तो अलॉन्ग विद दैट प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर और पीस। बट ये जो डिक्लेरेशन होती है वॉर और पीस, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन के बेस पे नहीं होती है। इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द लॉ। दैट मीन्स कि ये जो टू डिक्लेयर द वॉर और पीस जो है ये सब्जेक्ट होता है टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम नेक्स्ट पावर की बात करें जो प्रेसिडेंट के पावर्स है, उसमें जो है डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें। डिप्लोमेटिक पावर ये है कि जो प्रेसिडेंट है एज ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही, जैसे हमने कहा कि उनको जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है दे आर बीइंग वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही जितने भी ट्रीटीज होती है या जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो सारे एग्रीमेंट्स या वो सारी नेगोशिएशंस जो है वो कंक्लूड हो जाती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउ, लेकिन हाँ, जो नेगोशिएशंस है या एग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं वो बेशक प्रेसिडेंट के नाम पे ही कंक्लूड हो जाती है, बट कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ नेगोशिएशन जो है वो सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नेगोशिएशन, जितने भी एग्रीमेंट्स कंक्लूड हो जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही कंक्लूड हो जाती है। और प्रेसिडेंट बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, जितने भी एम्बेसडर्स या जितने भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेजने होते हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उनको भी प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाहर फॉरेन किसी फॉरेन कंट्री का जो है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे इंडिया में आता है, तो उनको जो रिसीव जो करता है ना, वो भी उनको जो है वो रिसीव भी प्रेसिडेंट ही करता है। that's what the diplomatic powers of the president are। अब अगर हम तीसरे पावर की बात करें, वो है लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास एक्सटेंसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट में तीन जो है वो पहले तो लोकसभा है, तीन पार्ट्स है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रेसिडेंट है ही इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास ये पहले पावर है दैट ही कैन समन द हाउस और ही कैन प्रोरोग द हाउस। प्रोरोग का मतलब यहाँ पे ये है कि either to postpone or suspend the house without dissolving the house। and apart from that president के पास ये भी पावर है कि president जो है वो इसको dissolve भी कर सकता है, हाउस को जो है वो dissolve भी कर सकता है। बट आर्टिकल 85 क्लास 1 जो है 85 क्लास 1 जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रेसिडेंट को डेफिनेटली जो लास्ट सेशन जो हुआ होगा उसके विदिन 6 मंथ्स डेफिनेटली हाउस को जो है वो समन करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है इस पे अंडर आर्टिकल 85 क्लास 1।
और जब भी कोई डेडलॉक होता है और एनी बिल और एनी ऑर्डिनरी बिल बिटवीन द लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इंटरवीन करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस की जो है एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं और वो डेडलॉक जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अंडर आर्टिकल 86 जो है वो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि प्रेसिडेंट जो है जब भी नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है या जो भी सेशन जो है वो लगने वाला होता है पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस की जो है एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं और एक स्पीच देते हैं। तो उस स्पीच में जो है बेसिकली वो एक जनरल लाइन या वो एक जनरल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो सामने रखता है और वो दोनों सेशन उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है या गवर्नमेंट की जो जनरल पॉलिसी है वो क्या रहेगी। तो जॉइंट सेशन को उस टाइम पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो स्पीच दे देते हैं उस टाइम पे। और अगर जब भी कोई भी बिल जो है अगर वो दोनों हाउसेस की तरफ से जब वो पास हो जाती है बाय लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, तो उस बिल को ये बिल जो है एक लॉ बनने से पहले जो है या उसको जो है प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है फॉर द असेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो प्रेसिडेंट के पास तीन चीज मतलब या तो प्रेसिडेंट जो है इस बिल को जो है अपनी असेंट दे के पास कर देते हैं या तो वो अपनी असेंट को जो है वो विदहोल्ड कर सकते हैं। और विदहोल्ड द असेंट। या तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो अदर देन मनी बिल के अलावा अगर कोई और बिल होगी वो प्रेसिडेंट जो है वो वापस भेज सकते हैं टू ईदर ऑफ द हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन। तो वहाँ पे वो एसेंट देते हैं ना ही विदहोल्ड करते हैं, बट रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज देते हैं। बट अगर वो हाउस ने रिकंसिडरेशन के बाद चाहे वो अमेंडमेंट करेंगे उस बिल में या उस बिल को सेम रखेंगे, फिर प्रेसिडेंट को वहां पे एसेंट देनी ही होगी। वो वहां पे विदहोल्ड नहीं कर सकते या उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। वहां पे उनको जो है वो एसेंट जो है वो देनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा के उनको भी नॉमिनेट करते हैं जो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट हो जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज से हो, तो या चाहे उनको लिटरेचर से हो, साइंस से हो, तो या कोई सोशल सर्विस हो, उनको जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। या प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर्स है कि वो लोकसभा के लिए 2 इंडियन एंग्लो जो है मेंबर्स को जो है उनको नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए। अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि इंडियन एंग्लो कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, तो उस टाइम पे जो है वो उनको नॉमिनेट कर सकता है। और अलॉन्ग विद दैट जो मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास है। जब भी फॉर एग्जांपल अगर किसी टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है या अगर जो है दोनों चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा वो सेशन में नहीं है, और प्रेसिडेंट को अगर ये लगे, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होते हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कंट्री में जहाँ पे ज़रूरत है कोई लॉ पास करने की या जहाँ पे ज़रूरी है कि कोई ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, तो वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकते हैं और एज पर सर्कमस्टेंसेस वो उनको पास कर सकते हैं। बट जो ये जो ऑर्डिनेंस पास की जाती है बाय द प्रेसिडेंट, इट हैज़ द सेम वैल्यू, और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट हैज़ द सेम फोर्स as the act passed by the parliament।
ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस जो है ये जब भी ये तब तक एनफोर्स रहती है, ये तब तक इम्प्लीमेंट रहती है जब तक अगर दो जो लोकसभा और राज्यसभा है जब वो सेशन में आते हैं तो ये बिल जो है, ये जो ऑर्डिनेंस है ये दोनों हाउसेस के सामने रखनी है, हमें टेबल पे रखनी है। तो अगर उन जो हाउसेस चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा अगर उन्होंने डिसअप्रूव की बिफोर 6 वीक्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, फिर ये उसी टाइम पे खत्म हो जाती है। अगर उन्होंने बिफोर 6 वीक्स इसको डिसअप्रूव नहीं की फिर ये ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के बाद जो है वो खत्म, इसकी जो एनफोर्समेंट है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे एक केस लॉ था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो majority of 4:1 Supreme Court held that the ordinance issued by the president stands on the same footing as the law passed by the parliament। और इस केस में जो है कोर्ट ने ये भी हल किया था that कि जो नेशनल नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस जो है उसने पास की थी, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने उस नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को जो है वैलिड करा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि दिस नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस इज नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14 एट ऑल, दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर्स व्हिच द प्रेसिडेंट हैज बीन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पावर की अगर हम बात करेंगे तो वो है पार्डनिंग पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन्स और रिप्रीवल्स और रेसिपेट और रेमिशन, और he can commute or suspend or remit the sentence of any person who might be convicted by the court martial या दूसरी बात ये दूसरा वो पर्सन अगर एक ऑफेंस किसी पर्सन ने किया होगा जो होगा अगेंस्ट द लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। ठीक है, तो ये दूसरा पर्सन है जहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर है टू पार्डन हिज सेंटेंस। तीसरा ये है कि प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू ग्रांट पार्डन्स इन ऑल केसेस जहां पे सेंटेंस होगी एज ऑफ डेथ। तो ये 3 चीजें हैं जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है या वो रिप्रीव कर सकता है सेंटेंस, या वो रिमिट कर सकता है सेंटेंस, या कम्यूट कर सकता है किसी भी पर्सन की या कन्विक्टेड पर्सन की सेंटेंस जो है वो रिम्यूट कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो पार्डनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है इट इज ओनली टू करेक्ट द पॉसिबल जुडिशियल एरर, क्योंकि ये यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि जितने मतलब ह्यूमन सिस्टम जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है ये जरूरी नहीं है कि वो इम्परफेक्शन से क्लियर हो या फ्री हो। सो दैट इज वाई ये पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट को दिया गया है, सो दैट कि अगर कहीं पे ह्यूमन एरर होगा जुडिशियल सिस्टम में तो दैट कैन बी करेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी पर्सन को पार्डन दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट तो उस पर्सन को वो पर्सन कंप्लीटली अब्सॉल्व हो जाता है। जितने भी चार्जेस जो है एक पर्सन पे होंगे वो सारे खत्म हो जाते हैं और वो उस पर्सन को मतलब ऐसी पोजीशन में डाल देता है कि जैसे उस पर्सन ने कोई भी क्राइम जो है वो कम्यूट नहीं किया है कभी भी। सो उसको वो कंप्लीटली अब्सॉल्व करता है हर एक क्राइम से, हर एक चार्ज से, और वो मतलब वो कंप्लीटली फ्री पर्सन हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि जैसे कुछ टर्म्स को मैंने यूज़ किया यहाँ पे, तो इसी तरह अगर हम रेमिशन की बात करें, रेमिशन का मतलब ये है कि जहाँ पे सेंटेंस को रिड्यूस किया जाता है।
फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 इयर्स की पनिशमेंट मिली है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है टू 5 ईयर। दैट्स यहाँ पे रेमिशन का मतलब यही है। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लेसर पनिशमेंट दी जाती है ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, यहाँ पे भी पार्डन मिल जाती है कि जो सेंटेंस जो है वो कम की जाती है ओनली ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, जैसे कि ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पे किसी को रेस्पाइट मिल सकता है थ्रू द प्रेसिडेंट। या इसके साथ अलावा अगर हम बात करेंगे रिप्रेव की, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सेंटेंस जो डेथ सेंटेंस है वो टेम्पररी सस्पेंड की जाती है। तो ये कुछ टाइप्स है पार्डनिंग के, जहाँ पे सेंटेंस को जो है वो कम किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है फ्रॉम हायर डिग्री ऑफ द पनिशमेंट टू लोअर डिग्री ऑफ द पनिशमेंट। तो प्रेसिडेंट की तरफ से ये 3 चीज़ों में होती है। अगर पनिशमेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के थ्रू मिली है, या अगर किसी ऑफेंस में वो पनिशमेंट मिली है जहाँ पे ऑफेंस हुआ होगा अगेंस्ट द लॉ, दैट लॉ जो एक्सटेंड किया जो रिलेट होगा उस मैटर को विच एक्सटेंड्स टू द पावर्स ऑफ द यूनियन, या जहाँ पे किसी को पनिशमेंट मिली होगी और पनिशमेंट ऑफ द डेथ। अब नेक्स्ट पावर की अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो वो है इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर द इमरजेंसी ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो है 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। पहली इमरजेंसी जो है वो नेशनल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी में ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 352 कि अगर प्रेसिडेंट ये नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे डिक्लेयर हो जाती है अगर कंट्री में वॉर होगा, या अगर कंट्री में एक्सटर्नल जो एग्रेशन होगा किसी और कंट्री की तरफ से, तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। यहाँ पे ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है, ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास पावर है बट वो इसको अपने डिस्क्रिशन के बेस पे डिक्लेयर नहीं कर सकता है। वो नेशनल इमरजेंसी तभी कंट्री में डिक्लेयर कर सकता है अगर उनको एक रिटन रिक्वेस्ट मिलेगी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो तभी इस चीज़ को जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। बट फिर उसके डिक्लेयर करने के बाद भी इसको जब अप्रूवल मिलेगी फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो फिर ये एनफोर्स हो जाती है नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द कंट्री। और ये नेशनल इमरजेंसी जो है ये 6 मंथ्स तक जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है, जिसको हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय द 6 मंथ्स ईच टर्म। लेकिन ये खाली एक्सटेंड की जा सकती है ओनली अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। उसके बाद जो है वो नेशनल इमरजेंसी को हम कंटिन्यूअसली जो है वो क्या कहते हैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और जब भी ये एक बात याद रखना, जब भी ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है कंट्री में, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स के, फंडामेंटल राइट्स जितने भी होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट 2 राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। वन इज राइट टू लाइफ, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, और दूसरा है पर्सनल लिबर्टी। पहले ये थी पहली इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी थी। दूसरी इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है तो उसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो स्टेट में किसी भी स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट को लगे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हुई है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट यहाँ पे रन नहीं होती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 356 वो डिक्लेयर कर सकता है वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, और इस स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। बट
प्रेसिडेंट जो है वो तभी इसको डिक्लेयर कर सकता है अगर उनको वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो उनको रिपोर्ट मिलती है फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर वो उस गवर्नर की जो रिपोर्ट है अगर उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो गवर्नेंस है स्टेट की वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है, तो वहां पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। बट यहाँ पे भी जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है वो भी इम्प्लीमेंट या एनफोर्स रह सकती है अप टू द 6 मंथ्स, या और इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं जस्ट लाइक नेशनल इमरजेंसी। इसको हम खाली मैक्सिमम 3 इयर्स तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। जैसे स्टेट ऑफ JNK में भी बहुत टाइम्स पे जो प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, या इवन इन द स्टेट ऑफ पंजाब में भी जो है वो ये स्टेट इमरजेंसी वो डिक्लेयर हुई थी। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो ये एक जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर जब हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर हुई थी। अब तीसरा टाइप जो है वो इमरजेंसी का जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी डिक्लेयर की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री के, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री में, इंडियन कंट्री में, वो स्टेबल या जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है वो थ्रेटन है और स्टेबिलिटी जो है वो सही नहीं है, वहाँ पे वो प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इमरजेंसी जो है वो अप्रूव होनी चाहिए बाय द पार्लियामेंट। तो ये था एक और पावर प्रेसिडेंट का एज एन इमरजेंसी पावर। एक और पावर की अगर हम बात करें, एक लास्ट पावर की बात करें तो वो जुडिशियल पावर। जो प्रेसिडेंट है उनके पास जुडिशियल पावर भी है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या जो यूनियन जुडिशरी है, सेंट्रल जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ उनके जजेस को जो है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। या बाकी जो जजेस है वो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, फिर बाकी अगर जो जजेस अपॉइंट हो जाते हैं वो उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द CJI ऑफ इंडिया। तो उनके एड एंड एडवाइस पे भी जो बाकी जजेस जो है वो भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। हालांकि असल में ये है कि ये जो जजेस है इनको यूनियन कैबिनेट की तरफ से जो है वो नॉमिनेट होते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो इनको जो अपॉइंट करते हैं। या प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को जो है वो डिसमिस भी कर सकता है, जजेस को जो है वो डिसमिस भी कर सकता है अगर पार्लियामेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास होगा। बट रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए विद 2/3 मेजॉरिटी से। तो अगर वो वहाँ पे किसी भी जज के अगेंस्ट जो है एक रेजोल्यूशन पास होगा, वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट उस जज को जो है वो रिमूव या डिसमिस कर सकते हैं। तो अब ये बात ये है कि जो क्वेश्चन ऑफ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को कभी लगे किसी प्रेसिडेंट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या कोई और चीज़ होगी जहाँ वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनके ओपिनियन उनकी राय वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे वो प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको राय दी तो यहाँ पे वो प्रेसिडेंट पे मतलब ये जो कंपेल नहीं है कि उनको वो ओपिनियन जो है वो एक्सेप्ट करनी है, वो ओपिनियन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रेसिडेंट है आपको पता है उनको एक जुडिशियल इम्यूनिटी भी है, दैट मीन्स कि ये है कि जो भी प्रेसिडेंट होगा उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। तो कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो उनके अगेंस्ट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉट आंसरेबल ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। तो ये कुछ जुडिशियल इम्यूनिटी उनको है, या कुछ पावर्स की बात 6-7 पावर्स की बात हमने की है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर है, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, चाहे वो पार्डनिंग पावर हो, या लेजिस्लेटिव पावर हो, या जुडिशियल पावर हो, या इमरजेंसी पावर्स है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के कुछ इम्पीचमेंट क्वालिफिकेशन या इलेक्शन की बात करेंगे। पार्ट जो 5th है उसमें हम बात करेंगे। Till then, goodbye, and kindly do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the latest notification of each and every latest video. Thank you.